वक्त हमारे साथ लेबर सेक्रेटरी मिस्टर अपूर्व चंद्र जुड़ रहे हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे जो लेबर कोड की बात कर रही है सरकार, ये कब से इम्प्लीमेंट होंगे सर, और क्या एग्जैक्टली उद्देश्य है? कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम देख रहे हैं लगातार, ये उसमें टॉप ऑफ द माइंड सबके ये है कि 4 दिन काम करने की आप बात करें एक हफ्ते में, या 48 आवर्स काम हो। पहले बताइए इसके पीछे क्या सरकार की सोच है और ये कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे? देखिए, लेबर कोड्स जो हैं, 4 लेबर कोड्स, ये पार्लियामेंट ने पास किए सितंबर 2020 में। वेज कोड 2019 में ही पास हो गया था और बाकी 3 सितंबर 2020 में। और उसके बाद हमारी नियम बनाने की प्रक्रिया चालू हुई और आज हमारे नियम पूरे हो चुके हैं। और अब राज्य जो हैं, राज्य भी अपने स्तर पे नियम बना रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें राज्यों को भी करनी होती हैं। उसमें कुछ बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, इनके नियम जल्दी ही पब्लिश होने वाले हैं और उसके बाद इनको अपना कंसल्टेशन की प्रक्रिया करके के नियम पूरे होंगे। और वैसे हमारी तरफ से पूरी तैयारी है कि हम इनको लागू कर सकें। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा वो था फ्लेक्सिबिलिटी का। जो वेज कोड है और ओएसएच कोड है वो ये प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी वर्कर से 48 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में काम नहीं करा सकते। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि एक क्वार्टर में, मतलब कि 3 महीने में 125 घंटे से अधिक ओवर टाइम पे भी काम नहीं करा सकते। तो अब इन सब परिमाणों में अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी दें तो सरकार का विचार ये है कि उसके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी दें, क्योंकि अब आज भी आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि 6 दिन की जगह 5 दिन ही काम करती है। गवर्नमेंट खुद ही 5 दिन काम करती है। और कुछ हमें ऐसे भी एम्प्लॉयर मिले जो चाहते हैं कि हम जो है 4 दिन काम करें, तो उसमें भी शायद हम अपना वो कर सकें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये केवल फ्लेक्सिबिलिटी देने का एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है आप भी इससे काफी प्रसन्न हैं कि हमें 4 दिन काम करने को मिलेगा। जी, बट काम तो उतना ही करना है, तो वहां काम पे तो उतना ही करना है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को ये देखना होगा। इसमें कोई बाध्यता कहीं से भी नहीं है कि आप 4 दिन काम करें या 5 दिन या 6 दिन, जिसको जैसा फ्लेक्सिबिलिटी हो। और अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिलकर अगर इस समझौते पे आते हैं कि हम 4 दिन में ही उतना काम कर सकते हैं जितना हम 5 या 6 में करते, तो हो सकता है शायद वो पसंद करें। ओके सर, ये जब कोड्स की आप बात कर रहे हैं, लेबर कोड जो बताए गए हैं, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे मत आएंगे, बहुत सब लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। स्टेट्स को अपने ओपिनियन लेकर वापस आना था। उनसे आप क्या सुन रहे हैं? क्या एक्सेप्टेंस ब्रॉडली हर लेवल पर दिख रही है या अभी भी गुंजाइश है नेगोशिएशंस और बातचीत की? देखिए, अब ये तो कायदा जो है वो तो पार्लियामेंट पास करता है और ये जो कायदे हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट पे हैं। तो एक बार पार्लियामेंट ने अगर कायदा पास कर दिया सहमति से और प्रेसिडेंट की असेंट हो गई, तो उसके बाद ये कायदे पूरे देश में लागू होते हैं। और ये सबको इनके हिसाब से ही, सब राज्यों को इनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर राज्यों में कुछ असहमति होगी तो उन्हें इन कायदों के ऊपर अपनी असेंबली में या अपने लेजिस्लेचर में इसके ऊपर उनको अपना कुछ लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा और वो फिर केंद्र शासन के पास आते हैं कि उसके ऊपर जो है की सहमति के लिए कि उनको वो जो उनके संशोधन है वो लागू हो सकते हैं या नहीं। तो इसलिए वो बड़ी एक लंबी प्रक्रिया है और अभी तो ये पहले केंद्र के कायदे लागू हो जाए, राज्यों का तो बाद में। बिल्कुल, बट बाय एंड लार्ज आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है जिस तरह से जैसा मैंने कहा कि सभी राज्य जो हमारे मंत्री महोदय ने भी राज्यों से संपर्क किया और मैंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस 2-3 बार राज्यों से किया है और सभी राज्य इस प्रक्रिया में हैं कि हम जो है इन कायदों के हिसाब से अपने नियम बनाएं। तो ऐसा हमें किसी भी राज्य से नहीं मिला है कि हम जो है ये कायदा हम लागू नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छी रिस्पांस मिलते हुए अगर हम स्टेट्स की बात करें, सर क्या गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है रिवैम्प करना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस तो हमारा एक आजकल वैसे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है और हम काफ़ी कुछ उसके ऊपर डिजिटाइज उसके ऊपर जो है माध्यम से करते हैं। लगभग 1 करोड़ से ऊपर उसमें ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए और कम से कम 1.5 लाख या 2 लाख उस पर ऐसे हैं एम्प्लॉयर्स जो कि उसमें जो उस पर रेगुलरली उस पर आते हैं कि हमारे को जो नौकरी देना चाहते हैं और जो उसमें जो है सर्च करते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से ये काफ़ी कुछ वो हो रहा है। और बाकी मॉडल कैरियर सर्विस सेंटर ये हम राज्यों में कई बनाए हैं, लगभग 200 से अधिक आज कार्यरत है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासन दोनों के मिली जुली उससे वो चल रहे हैं। और उस पर कैरियर फेयर, जॉब फेयर वगैरह भी होते हैं और कुछ
डिसेबल्ड जो है या जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए भी ऐसे मॉडल करियर सेंटर बनाए गए हैं। सर लेबर के लिए स्पेशली कहा गया बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और उसकी तरफ काम बहुत करने की ज़रूरत है। कैसे इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो डिजिटाइजेशन के माध्यम से, वहाँ पर कितना काम हुआ है और अभी और कितने काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो फॉर जॉब्स जो स्किलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, तो किस तरीके के काम हो रहे हैं वहाँ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑफ कोर्स उसमें बहुत संख्या में वर्कर्स हैं, पर वो बड़ा डिफ्यूज एक सेक्टर है क्योंकि उसमें जो काम करने वाले हैं वो तरह तरह के लोग हैं। जैसे एक तो अपने माइग्रेंट वर्कर हमने देखा ही जो कोरोना के टाइम पे, अब उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के भी लोग हो सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर जो कि इसमें है, जो कि उबर ओला जी और ये इस तरह के जो अमेजन या फ्लिपकार्ट इस तरह की सर्विसेज पे काम करते हैं, और बाकी जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो हमारी जैसे जैसे उबर ओला और इस तरह के ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है सबसे हमारी चर्चा चालू है और इस पर हम एक योजना बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं जिसमें सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो अपने एक टर्नओवर का 1% कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा। और हमारी अपेक्षा है कि इसमें हमें लगभग 500 करोड़ तक हमें पैसा इसमें एक साल में उपलब्ध होगा इनसे, और इनके लगभग 15 से 20 लाख जो इन पे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं उनको हम ESIC में सबको सम्मिलित कर पाएंगे और उनको सारा हेल्थ बेनिफिट हम पूरा दे पाएंगे, राइट फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी टू सुपर स्पेशलिटी, फ्री फॉर देयर फैमिली। तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। क्या टाइमलाइंस है सर इसकी? जैसा कोर्स लागू होंगे उसके फौरन ही, क्योंकि हमारी ये योजना इसमें सबसे बातचीत चल रही है, तो ये योजना हम फौरन ही लागू कर देंगे। ओ लवली, तो ये काफी एक बड़ा स्टेप है। और साथ ही एक और जो है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर में आयुष्मान भारत और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड जो राज्यों के हैं उनमें हमारा वो एक प्रक्रिया चालू है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेस जो है बिल्डिंग राज्यों को प्राप्त होता है, तो उसके थ्रू आयुष्मान भारत के थ्रू इनको सब में उसमें शामिल करा पाए। और ये भी 5 राज्यों में ऑलरेडी ये कार्यवाही चालू है। ओके, तो यहाँ पर अच्छा इंटरेस्टिंग वर्क देख रहे हैं हम आपकी मिनिस्ट्री से। एक फाइनल सवाल सर, जो एक्सटेंशन है ऑफ PF इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी मार्केट्स, उस पर आप किस तरह से सोच कर रहे हैं? क्या लगता है सही वक्त है और ये पैसा लगाने के लिए जिससे अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिले? मार्केट भी अभी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। जो आज प्रोविडेंट फंड के रिटर्न है, मेरे ख्याल से इससे अच्छे रिटर्न आज भी कहीं नहीं है। हर आदमी की इच्छा 8.5% रिटर्न, वो भी टैक्स फ्री, तो इससे अच्छा रिटर्न तो मेरे ख्याल से आज भी कहीं नहीं है। और वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो गाइडलाइंस है वो EPFO पूरी तरह से उसको फॉलो करता है, जिसमें 15% तक अलाउड है कि वो मार्केट के अंदर जो इक्विटी स्ट्रक्चर्स में जो है इन्वेस्ट कर सके, उसको वो फॉलो करते हैं। पर हम इंडिविजुअल कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा करके हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जो कि निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। और वो आप कंटिन्यू और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।